एक आदमी जिसने युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं मानी। एक औरत जिसने अपने पिता के खिलाफ जाकर, अपने पूरे समाज के खिलाफ जाकर सिर्फ प्रेम के लिए हाँ कह दिया। और एक दोस्त जिसकी मुस्कुराहट के पीछे जहर से भी ज्यादा खतरनाक कुछ छुपा हुआ था। रुमाल का एक टुकड़ा, एक झूठ और एक शक जो धीरे धीरे बूंद बूंद करके एक बहादुर आदमी के दिल को अंदर से खा गया। अंत में जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी है ओथेलो की। आप देख रहे हैं द पोएम स्टोरी और मैं हूं नितेश। ओथेलो विलियम शेक्सपियर की उन कहानियों में से एक जो आज 400 साल बाद भी उतनी ही सच लगती है, क्योंकि आज भी लोग शक में बिना सोचे समझे अपनों को खो देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहिए। तो चलते हैं वेनिस के उस अंधेरे रास्ते पर जहां से ये सब शुरू हुआ। रात का समय था। वेनिस शहर की गलियां सुनसान पड़ी थीं। बस पानी की लहरों की हल्की आवाज और दूर कहीं किसी गोंडोला के चप्पू चलने की आवाज आ रही थी। इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक आदमी तेजी से एक हवेली की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था रोड्रिगो। एक अमीर घर का लड़का जो बरसों से एक ही औरत से प्रेम करता आया था, पर जिसे कभी उसका प्यार नहीं मिला। उसके साथ चल रहा था इयागो, दुबला पतला, आंखों में चालाकी लिए हमेशा मुस्कुराता हुआ आदमी। बाहर से देखने पर वह सबसे वफादार सैनिक लगता था, पर अंदर से वह कुछ और ही था। दोनों रुके एक हवेली के सामने। यह घर था बेब्रांशियो का, वेनिस के सबसे इज्जतदार सीनेटरों में से एक। और उसकी बेटी थी डेस्डेमोना, जिसकी खूबसूरती और सादगी की चर्चा पूरे शहर में थी। इयागो ने ऊपर से देखा और चिल्लाना शुरू किया, जागो, जागो, ब्रेबेंशियो, तुम्हारी बेटी और वह मूरिश जनरल अभी इसी वक्त साथ भाग रहे हैं। बेम्ब्राश अ, ब्रेबेंशियो हड़बड़ा कर उठा, खिड़की के बाहर झांका। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसकी बेटी, उसकी लाडली डेस्डेमोना, बिना उससे पूछे, बिना उसकी इजाजत के ओथेलो से शादी कर चुकी थी। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि यह ओथेलो कौन था जिससे शादी करना ब्रेबेंशियो को इतना नागवार गुजरा। ओथेलो वेनिस की सेना का अ, सबसे बड़ा जनरल था। एक अफ्रीकी मूल का सैनिक जिसने अपनी बहादुरी के दम पर अपने बलबूते पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। युद्ध के मैदान में उसका नाम सुनते ही दुश्मन के पैर कांपने लगते थे। लेकिन वेनिस के उस दौर के समाज में उसका रंग, उसकी नस्ल, यह सब उसके खिलाफ जाता था। लोग उसकी काबिलियत की तारीफ तो करते थे, पर दिल से कभी उसे अपना नहीं मान पाए। डेस्डेमोना अलग थी। उसे ओथेलो की बहादुरी की कहानियां सुनकर प्रेम हुआ था। उसकी लड़ाइयों के किस्से, उसके संघर्ष की दास्तानें जो उसने खुद अपने मुंह से डेस्डेमोना को सुनाई थी। और ओथेलो को डेस्डेमोना से प्रेम हुआ था, क्योंकि उसने पहली बार किसी को अपनी कहानियों को इतनी सच्ची सहानुभूति से सुनते देखा था। पर पर ब्रेबेंशियो को यह मंजूर नहीं था। वह गुस्से में तलवार उठाकर अपने आदमियों को लेकर ओथेलो को ढूंढने निकल पड़ा। उसे यकीन था कि उसकी मासूम बेटी को किसी जादू टोने से बहलाया गया है, वरना भला कोई लड़की अपने पिता से बिना पूछे ऐसे ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। लेकिन यहीं से यागो को असली चाल शुरू होती है, क्योंकि यह सब उसने खुद करवाया था। उसने जानबूझकर रोड्रिगो को भड़काया, ब्रेबेंशियो को जगाया ताकि हंगामा हो, ताकि ओथेलो बदनाम हो। सवाल यह है
इयागो को ओथेलो से इतनी नफरत क्यों थी? इयागो का वो जहर और वो एक वजह जिसने सब बदल दिया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इयागो ओथेलो का सबसे भरोसेमंद सैनिक माना जाता था। उसका एनसाइन यानी उसका सबसे करीबी अफसर, सालों से उसने ओथेलो की हर लड़ाई में उसका साथ दिया था। उसे उम्मीद थी कि जब भी कोई बड़ा पद खाली होगा, ओथेलो सबसे पहले उसी को चुनेगा। पर हुआ इसके उलट। ओथेलो ने अपना लेफ्टिनेंट यानी अपना दूसरा सबसे बड़ा अफसर किसी और को बना दिया। नाम था कैशियो। जवान, पढ़ा लिखा, सलीके से बात करने वाला अफसर, जिसे युद्ध का उतना तजुर्बा नहीं था जितना इयागो के पास था। इयागो के लिए यह सीधा अपमान था। सालों की वफादारी, सालों की मेहनत और बदले में एक किताबी अफसर को तरजीह दे दी गई। उस रात अंधेरे में खड़े होकर इयागो ने रोड्रिगो से जो कहा, वह उसके पूरे किरदार को खोल कर रख देता है। उसने कहा कि वह सिर्फ अपने फायदे के लिए ओथेलो की सेवा करता दिखता है, पर अंदर से वह सिर्फ अपना हित साधता है। बाहर से वफादार दिखना और अंदर से सिर्फ अपना खेल खेलना, यही इयागो का असली चेहरा था। पर सिर्फ जलन ही एक वजह नहीं थी। इयागो के मन में एक और शक भी घर कर गया था। उसे शक था कि कहीं ओथेलो और उसकी अपनी पत्नी एमिलिया के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। कोई सबूत नहीं था, बस एक अफवाह, एक शक। पर इयागो जैसे इंसान के लिए इतना काफी था। उसने खुद से कहा, आंख के बदले आंख नहीं, बल्कि पत्नी के बदले पत्नी। वह ओथेलो को उसी तरह तड़पाना चाहता था जिस तरह वह खुद अंदर से तड़प रहा था। और इसी सोच में इयागो ने अपनी सबसे खतरनाक योजना बनाना शुरू किया। ओथेलो को अंदर से बर्बाद करने की योजना। हथियार से नहीं, जहर से नहीं, सिर्फ शब्दों से, सिर्फ शक से। रोड्रिगो, जो डेस्डेमोना से प्रेम करता था और उसे पाने की उम्मीद में इयागो को पैसे देता रहता था, इयागो के लिए एक मोहरा था। इयागो ने उसे यकीन दिलाया, घबराओ मत, यह शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बस मेरा साथ दो, अपनी जेब खाली करते रहो और देखो मैं कैसे यह सब पलट देता हूँ। इस बीच वेनिस की सीनेट में एक बड़ी खबर पहुंची। तुर्क सेना साइप्रस द्वीप पर हमला करने वाली थी, जो वेनिस के अधीन था। सीनेट ने फौरन ओथेलो को बुलाया, क्योंकि युद्ध के मामले में उससे बेहतर कोई नहीं था। यहीं सीनेट के सामने ब्रेबेंशियो अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। वह आरोप लगाते हुए कि ओथेलो ने जादू टोने से उसकी बेटी को बहका लिया है। ओथेलो को अपनी सफाई देने का मौका मिला और उसने जो कहा, उसने पूरी सीनेट का दिल जीत लिया। उसने बताया कि उसने कोई जादू नहीं किया, बस अपनी जिंदगी की सच्ची कहानियां, अपने संघर्षों की दास्तानें डेस्डेमोना को सुनाई थी। डेस्डेमोना ने खुद उसे बुलाकर उसकी बात सुनकर उससे प्रेम किया था। फिर खुद डेस्डेमोना को बुलाया गया और उसने भी साफ बिना किसी झिझक के कहा कि उसने अपनी मर्जी से ओथेलो को चुना है और वह उसी के साथ रहना चाहती है, चाहे साइप्रस के युद्ध के मैदान में ही क्यों न जाना पड़े। ब्रेबेंशियो को हार माननी पड़ी, पर जाते जाते उसने ओथेलो को बुलाया और एक बात कही जो बाद में एक भविष्यवाणी की तरह साबित होने वाली थी। ब्रेबेंशियो ने ओथेलो से कहा, देख लेना मूर, मूर जिस प्रजाति का या मूर जिस प्रजाति का ओथेलो था, उसने कहा, देख लेना मूर, अगर वह अपने पिता को धोखा दे सकती है, तो शायद तुम्हें भी दे सकती है। या उसने ऐसा कहा कि जो लड़की अपने पिता की नहीं हो सकी,
वो किसी की नहीं हो सकती। जो जो अपने बाप को डस सकती है वो किसी को भी डस सकती है। उस वक्त यह सिर्फ एक गुस्साए बाप के शब्द लगे थे, पर हम कहानी में देखेंगे कि आगे चलकर यही शब्द इयागो का इयागो के हाथ का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। सीनेट के आदेश पर ओथेलो को तुरंत साइप्रस रवाना होना पड़ा। डेस्डेमोना ने साफ कह दिया कि वह भी साथ जाएगी। नई नई शादी हुई थी और वह अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती थी। समंदर में एक भयंकर तूफान आया, इतना खतरनाक कि तुर्क सेना का पूरा बेड़ा उसी तूफान में तबाह हो गया। बिना किसी लड़ाई के ही प्रकृति ने वेनिस की जीत तय कर दी थी। लेकिन इसी तूफान में ओथेलो का जहाज और भी बाकी जहाजों से बिछड़ गया। साइप्रस के किनारे पर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले कैशियो का जहाज पहुंचा, फिर डेस्डेमोना का, और अंत में तूफान से जूझते हुए ओथेलो खुद पहुंचा। जब ओथेलो ने डेस्डेमोना को सही सलामत देखा तो उसके मुंह से जो शब्द निकले वह प्रेम की सबसे खूबसूरत झलक थे। उसने कहा कि अगर अभी इसी पल उसकी मौत आ जाए तो भी वह सबसे खुश इंसान होगा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि आने वाला कोई भी पल इस खुशी को छू पाएगा। यह लाइन बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि आगे चलकर पता चलता है कि ओथेलो का यह डर सच निकलने वाला था। यह खुशी, यह मिलन, यही उसकी जिंदगी का सबसे ऊंचा पल था। इसके बाद बस गिरावट थी। उसी रात साइप्रस में जीत का जश्न मनाया गया। ओथेलो ने कैशियो को पहरे की जिम्मेदारी सौंपी और खुद डेस्डेमोना के साथ आराम करने चला गया। आखिरकार यह उनकी सुहागरात की पहली रात थी। पर इयागो को यह मौका हाथ से जाने नहीं देना था। इयागो जानता था कि कैशियो शराब बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस एक दो घूंट में ही वह अपने होश खो बैठता है। इसलिए उस रात जश्न के दौरान यागो ने बड़ी चालाकी से कैशियो को शराब पीने पर मजबूर किया। बार बार उसका गिलास भरता रहा, बस एक और जाम कहते हुए। कैशियो नशे में धुत हो गया। ठीक उसी वक्त इयागो ने पहले से ही रोड्रिगो को उकसा रखा था कि वह कैशियो से झगड़ा करे। नशे में डूबा कैशियो अपना आपा खो बैठता है, तलवारें निकल जाती है और झगड़े में एक और अफसर मोन्तानो को भी घायल कर दिया जाता है। तो इयागो ने फिर पूरे साइप्रस में हंगामा मच गया। घंटियां बजने लगी, लोग जाग गए और खुद ओथेलो को अपने बिस्तर से उठकर आना पड़ा। उसने पूछा, यह हुआ कैसे? इयागो, जो असली गुनाहगार था, अब सबसे मासूम गवाह बनकर सामने आया। उसने बड़ी चालाकी से बात कुछ इस तरह पेश की कि सच भी लगे और कैशियो को भी बचाने की कोशिश करता दिखे। पर असल में उसने हर शब्द से कैशियो को और फंसाया। ओथेलो को बहुत गुस्सा आया। एक जनरल के तौर पर अनुशासन उसके लिए सबसे ऊपर था। उसने कैशियो को तुरंत उसके पद से हटा दिया, वही पद जिसे पाने के लिए इयागो सालों से तरस रहा था। अब कैशियो टूट चुका था। उसकी सालों की मेहनत, उसकी इज्जत एक रात में खत्म हो गई थी। और यहीं यागो एक बार फिर सबसे अच्छे दोस्त के भेष में सामने आया। उसने कैशियो को सलाह दी, जाओ डेस्डेमोना से मिलो। वह एक दयालु वह बहुत दयालु है। ओथेलो पर उसका बहुत असर है। उससे कहो कि वह ओथेलो से सिफारिश करे, तुम्हें किसी से तुम्हारा पद वापस मिल जाए। यह सलाह सुनने में बड़ी भली लगती है, पर यही वह चाल थी जिसने पूरी कहानी को त्रासदी की तरफ मोड़ दिया। क्योंकि इयागो जानता था, अगर कैशियो बार बार डेस्डेमोना से मिलने आएगा, अगर डेस्डेमोना बार बार ओथेलो से कैशियो की सिफारिश करेगी, तो इसे शक की नजर से देखा जा सकता है। और इयागो को बस यही चाहिए था, एक बीज जिसे वह शक
उसकी खाद देकर धीरे धीरे एक अ, बड़े पेड़ में बदल सके। अगले दिन कैशियो ने डेस्डेमोना से मुलाकात की। डेस्डेमोना जो दिल से बहुत भली थी, उसने तुरंत कैशियो की मदद करने का वादा किया। वह इतनी ईमानदारी से यह मामला उठाने लगी कि उसने ओथेलो से बार बार कैशियो की बात की, यह न जानते हुए कि हर बार जब वह कैशियो का विषय छेड़ती, इयागो का जाल और मजबूत होता जा रहा था और ओथेलो का शक भी मजबूत होता जा रहा था। एक दिन जब कैशियो डेस्डेमोना से मिलकर वहां से जा रहा था, ठीक उसी वक्त ओथेलो और इयागो वहां पहुंचे। इयागो ने बड़ी चालाकी से, जैसे खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे यह पसंद नहीं आया। ओथेलो ने पूछा, क्या हुआ? इयागो ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यह कोई आम बातचीत नहीं थी। यह इयागो की सबसे खतरनाक तकनीक थी। उसने कभी सीधा कोई आरोप नहीं लगाया। उसने बस इशारे किए, आधे अधूरे वाक्य बोले, बीच में रुक गया, कुछ कहते कहते चुप हो गया, और यही अधूरापन ओथेलो के मन में सवाल पैदा करने लगा। धीरे धीरे यागो ने ओथेलो के मन में यह बात डाली कि कैशियो और डेस्डेमोना के बीच कुछ चल रहा है। उसने बड़ी सफाई से कहा, स्वामी, ईर्ष्या से सावधान रहिए। यह एक ऐसा राक्षस है जो अपने शिकार के दिल को खुद ही चबाता रहता है। यह सुनने में भले ही एक सलाह लगे, पर असल में यही वह पल था जब उसने ओथेलो के दिमाग में जलन का बीज बो दिया, और साथ ही खुद को इतना ईमानदार दिखा दिया कि ओथेलो को शक करने की वजह ही ना मिले। इयागो ने आगे कहा, याद रखिएगा स्वामी कि डेस्डेमोना ने अपने ही पिता को धोखा दिया है। आपसे शादी करने के लिए जो अपने पिता को धोखा दे सकती है, और ध्यान दीजिए, यह वही शब्द थे जो ब्रेबेंशियो ने ओथेलो के कान में कहे थे। इयागो ने उन्हें उठाकर ठीक सही वक्त पर ओथेलो के जख्म पर नमक की तरह रख दिया। ओथेलो जो युद्ध के मैदान में सबसे बड़े बड़े दुश्मनों से बिना डरे लड़ चुका था, अब अंदर ही अंदर एक अनजान डर से कांपने लगा। उसने खुद से कहा, शायद इसलिए कि मेरा रंग काला है, शायद इसलिए कि मैं बातचीत में उतना माहिर नहीं, शायद इसलिए कि मेरी उम्र ज्यादा है, शायद इसलिए डेस्डेमोना का मन मुझसे भटक गया है। यह वही असुरक्षा थी जिसे इयागो ढूंढ रहा था, और अब उसने उसे बड़ी बेरहमी से कुरेदना शुरू कर दिया। अब आते हैं एक रुमाल पे जो मौत का सबूत बन गया। इस कहानी की सबसे मशहूर और सबसे दुखद कड़ी, वह छोटा सा रुमाल। यह रुमाल ओथेलो की माँ का था, जो उसने शादी की पहली निशानी के तौर पर डेस्डेमोना को तोहफे में दिया था। ओथेलो ने उससे कहा था कि यह कोई ओथेलो ने उससे कहा था कि यह कोई आम रुमाल नहीं, इसमें एक खास ताकत है, और अगर वह इसे खो देगी तो उनका प्रेम भी टूट सकता है। डेस्डेमोना उस रुमाल को हमेशा अपने पास रखती थी, बहुत संभाल कर। एक दिन गलती से वह रुमाल उसके हाथ से गिर गया, और उस रुमाल को उठाया एमिलिया ने। एमिलिया, इयागो की पत्नी और डेस्डेमोना की सबसे करीबी सहेली और सेविका। एमिलिया को पता था कि उसका पति बहुत समय से इसी रुमाल के पीछे पड़ा था। बार बार उससे कहता था कि किसी तरह वह रुमाल चुरा कर उसे दे दे। एमिलिया को यह अजीब लगता था, पर वह अपने पति को खुश करना चाहती थी, इसलिए उसने वह रुमाल इयागो को दे दिया, यह न जानते हुए कि वह रुमाल क्या तबाही मचाने वाला है।
इयागो ने वह रुमाल चुपके से कैशियो के कमरे में रख दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो रुमाल डेस्डेमोना के हाथ से गिरा, जिसको उठाया एमेलिया ने, और उसने उसको इयागो को दिया, और इयागो ने चुपके से उस रुमाल को कैशियो के कमरे में रख दिया। अब सोचिए, एक मामूली सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई असली अहमियत नहीं, पर इयागो के हाथों में वह किसी हथियार से भी ज्यादा खतरनाक बन गया। इयागो ने ओथेलो से जाकर कहा कि उसने कैशियो के पास वही रुमाल देखा जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को दिया था। यह सुनते ही ओथेलो के अंदर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वह पूरी तरह चकनाचूर हो गया। अब उसे कोई इशारा नहीं, बल्कि एक सबूत मिल गया था। भले ही वह सबूत झूठा था, पर उसकी नजरों में वह सच से भी ज्यादा सच लग रहा था। ओथेलो का दिमाग अब पूरी तरह जल रहा था। उसने इयागो के सामने कसम खाई कि वह इस बेवफाई का बदला लेगा, और उसने इयागो को अपना नया लेफ्टिनेंट बना दिया, वही पद जो कभी कैशियो के पास था, और जिसे पाने के लिए इयागो ने यह पूरा जाल बुना था। सोचिए जरा, इयागो ने अपनी वफादारी की झूठी कस्में खिलाकर अपने ही सबसे भरोसेमंद दोस्त को इतना अंधा बना दिया कि ओथेलो खुद अपने हाथों उसे वह पद सौंप बैठा जिसकी वजह से वह सारी साजिश शुरू हुई थी। अब ओथेलो बदल चुका था। वह बहादुर संयमी जनरल जो कभी अपने जज्बातों पर काबू रखता था, अब गुस्से और शक के तूफान में डूब चुका था। एक दिन उसने डेस्डेमोना से सीधा पूछा, वह रुमाल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? डेस्डेमोना, जिसे यह पता नहीं था कि रुमाल उसके हाथ से गिर गया है, वो घबरा गई। उसने बात बदलने की कोशिश की, और इसी बीच फिर से कैशियो का जिक्र छेड़ दिया, यह न जानते हुए कि वह आग में घी डाल रही है। ओथेलो का सब्र टूट गया। वह गुस्से में वहां से चला गया, और डेस्डेमोना समझ ही नहीं पाई कि उसके पति को अचानक क्या हो गया है। दूसरी तरफ इयागो ने एक और खतरनाक चाल चली। उसने कैशियो से जानबूझकर उसकी प्रेमिका बियांका के बारे में बातचीत की, जो असल में एक बिल्कुल अलग विषय था। लेकिन उसने ओथेलो को दूर खड़ा करके यह इशारा दिया कि वे डेस्डेमोना के बारे में बात कर रहे हैं। ओथेलो, जो दूर से बस कुछ शब्द और कैशियो की हंसी सुन पा रहा था, उसने मान लिया कि कैशियो डेस्डेमोना के बारे में मजाक उड़ा रहा है, उसकी बेवफाई की डींगे मार रहा है। और तभी वहां पर बियांका आई, और गुस्से में वही रुमाल कैशियो को वापस फेंक दिया, क्योंकि कैशियो ने वह रुमाल उसे दिया था। तो कैशियो के पास जो रुमाल इयागो ने रखा था, उसने वो रुमाल अपनी प्रेमिका बियांका को दिया था। और जब बियांका वहां पर आई, और दूर से उसको ऐसा लगा कि लोग कि कैशियो डेस्डेमोना के बारे में मजाक उड़ा रहा है और बेवफाई की डींगे मार रहा है, तो उसने वो रुमाल कैशियो को वापस दे दिया, क्योंकि कैशियो ने वो रुमाल उसे दे दिया था, यह सोचकर कि यह किसी औरत का है, और वह चाहता था कि इसकी एक कॉपी बना ली जाए, या किसी कारण से भी उसने अपनी प्रेमिका को वो रुमाल दिया। ओथेलो ने दूर से यह सब देखा। उसकी आंखों के सामने अब बस यही एक तस्वीर घूम रही थी, उसकी पत्नी का रुमाल दूसरे मर्द के हाथ में, और अब एक औरत के पास। उसके लिए अब कोई शक नहीं बचा था। उसके लिए अब यह सच बन चुका था। उसी रात ओथेलो ने फैसला कर लिया, डेस्डेमोना को अपनी ही सुहाग रात की चादर पर अपने ही हाथों से मार डालेगा, और इयागो को आदेश दिया कि वह कैशियो को खत्म कर दे।
रात हो चुकी थी। डेस्डेमोना अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। उसका दिल किसी अनजाने डर से भारी था। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके पति के बर्ताव में इतना बदलाव क्यों आ गया है। उसने एमिलिया से एक पुराना गीत गुनगुनाया जो उसकी माँ की एक सेविका गाया करती थी। एक उदास गीत, एक ऐसी औरत के बारे में जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उसे नहीं पता था कि वह गीत आज रात उसकी अपनी जिंदगी की सच्चाई बनने वाला है। एमिलिया ने डेस्डेमोना से पूछा कि क्या वह सच में किसी मर्द को धोखा देने के बारे में सोच सकती है, चाहे उसे पूरी दुनिया मिल जाए। डेस्डेमोना ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, चाहे उसे पूरी दुनिया भी मिल जाए वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। यह संवाद बहुत मायने रखता है क्योंकि यह दिखाता है कि डेस्डेमोना कितनी मासूम, कितनी वफादार थी। और यही वजह है कि जो होने वाला था वह इतना ज्यादा दिल दहलाने देने वाला है। एमिलिया चली गई। ओथेलो कमरे में आया। डेस्डेमोना बिस्तर पर लेटी हुई थी। ओथेलो उसे देखता रहा। कुछ देर के लिए उसका प्रेम फिर से जाग उठा, पर फिर उसने खुद को याद दिलाया कि उसे इंसाफ करना है, कि यह उसकी बेवफाई की सजा है। उसने डेस्डेमोना को जगाया और पूछा कि क्या उसने आज रात अपनी प्रार्थना कर ली है। डेस्डेमोना डर गई। उसे समझ नहीं आया कि यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। ओथेलो ने उस पर कैशियो और उस रुमाल का आरोप लगाया। डेस्डेमोना ने बार बार कहा कि वह बेकसूर है, कि वह कैशियो से सिर्फ इंसानियत के नाते बात करती है और उसने कभी अपने पति को धोखा नहीं दिया। पर ओथेलो, जो अब शक के अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था, उसने उसकी एक न सुनी। उसने डेस्डेमोना का गला दबा दिया। ठीक उसी वक्त बाहर एमिलिया चिल्लाते हुए आई। बाहर एक और वारदात हुई थी। इयागो के इशारे पर रोड्रिगो ने कैशियो पर हमला किया था, पर कैशियो बच गया और उल्टा रोड्रिगो घायल हो गया। बाद में इयागो ने खुद रोड्रिगो को चुपचाप मार डाला ताकि उसका राज कभी बाहर ना आए। एमिलिया अंदर आई और उसने डेस्डेमोना को बिस्तर पर पड़ा देखा, मरनासन। डेस्डेमोना मर चुकी थी। डेस्डेमोना ने डेस्डेमोना में इतनी जान बाकी थी कि वह अपनी आखिरी शब्दों में भी अपने पति को बचाने की कोशिश करे। उसने कहा कि उसने खुद अपनी जान ली है, कोई और नहीं, और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। ओथेलो ने सच कबूल किया कि उसी ने डेस्डेमोना को मारा है, क्योंकि वह बेवफा थी। एमिलिया यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, किसने कहा कि वह बेवफा थी? ओथेलो ने जवाब दिया, तुम्हारे पति ने, इयागो ने। एमिलिया का दिल टूट गया। उसने चिल्लाकर के कहा कि यह झूठ है, कि उसका पति ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। वह रुमाल जो उसने खुद अपने पति को दिया था, उसने पूरी सच्चाई चिल्लाकर बता दी कि वह रुमाल उसने खुद उठाया था और अपने पति को दिया था, यह न जानते हुए कि वह इसे किस काम में लाएगा। ओथेलो को यह सुनकर मानो जमीन खिसकती महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि जिस सबूत पर उसने भरोसा किया वह सिर्फ एक साजिश थी। उसकी बेकसूर पत्नी, जिसे उसने अपने ही हाथों मार डाला था, वह पूरी तरह निर्दोष थी। इयागो, जो अब तक अपनी असलियत छुपाए हुए था, उसने अपनी पत्नी को चुप कराने की कोशिश की, धमकाया, पर एमिलिया नहीं रुकी। उसने सारे लोगों के सामने अपने पति की सच्चाई उजागर कर दी। इयागो ने गुस्से में ही अपनी पत्नी को तलवार से मार डाला और वहां से भागने की कोशिश की, पर उसे पकड़ लिया गया। अब यह अंत बहुत ही दर्दनाक है, जहां सिर्फ
पछतावा ही बचा है। ओथेलो अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ एक ही सच्चाई थी। उसने अपने ही हाथों अपनी सबसे प्यारी, सबसे वफादार पत्नी की जान ले ली थी। सिर्फ एक झूठे शक की वजह से, सिर्फ एक इंसान की साजिश की वजह से। उसने इयागो से पूछने की कोशिश की, आखिर क्यों? क्यों किया उसने यह सब? क्यों उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? इयागो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कसम खाई कि वह अब कभी कुछ नहीं बोलेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा भी थी। उसने अपने किए की कोई सफाई देने का मौका ही नहीं दिया गया। सिर्फ पकड़कर आगे की सजा के लिए ले जाया गया। ओथेलो ने अपने साथियों के सामने आखिरी बार बोलने की इजाजत मांगी। उसने अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसने वेनिस के लिए इतने साल लड़ाई लड़ी, कैसे उसने अपनी वफादारी निभाई, और कैसे अब वह एक ऐसे इंसान के तौर पर याद किया जाएगा जिसने बिना सोचे समझे शक में आकर अपने ही हाथों अपनी सबसे कीमती चीज को नष्ट कर दिया। फिर उसने अपने पास छुपाई हुई एक छोटी सी तलवार निकाली और खुद को मार डाला, डेस्डेमोना के शरीर के पास गिरकर उसे आखिरी बार चूमते हुए, यह कहते हुए कि उसने उसे मारने से पहले चूमा था और अब मरते हुए भी वह उसी चुंबन के साथ अपनी जान दे रहा है। अब ये कहानी, दोस्तों, ओथेलो की यह कहानी सिर्फ 400 साल पुराना एक नाटक नहीं है, इंसान की सबसे गहरे डर की कहानी है। शक का डर, धोखे का डर, और सबसे बढ़कर यह मान लेना का डर कि हमें दिखने वाली हर बात सच नहीं होती है। इयागो ने कभी कोई बड़ा झूठ नहीं बोला। उसने बस छोटे छोटे इशारे किए, अधूरे वाक्य बोले, और ओथेलो को अपने ही मन को उसके खिलाफ काम करने दिया। असली जहर बाहर से नहीं आया, वह अंदर से पैदा हुआ। शक की वजह से, भरोसे की कमी की वजह से। और डेस्डेमोना, जिसने सिर्फ प्रेम किया, सिर्फ वफादारी निभाई, उसे इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह कहानी है कि किसी रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज हथियार नहीं, बल्कि बिना सबूत के शक करना है। क्योंकि एक बार शक का बीज बो दिया जाए तो वह अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी अंदर से खोखला कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए, आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा किसका किरदार छू गया? ओथेलो का भरोसा, डेस्डेमोना की मासूमियत, या इयागो की खौफनाक चालाकी? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही कालजयी कहानियां लेकर आएंगे। प्रेम, धोखे और इंसानी फितरत की गहराइयों में उतारने वाली कहानियां। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनों पर भरोसा कीजिए, पर आंखें भी खुली रखिए।